जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए। और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम सेटल। मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए। और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम सेटल। मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? अब इसमें लिखिए आप, सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट केस जो आता है वो आता है आपका सूरज लैम्प्स एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। इस केस का नाम आप लोगों ने शायद कभी सुना होगा। यस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी की जहां डिस्कशन होता है वहां पे कहीं। सूरज लैम्प्स एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। (2012) Supreme Court. This particular case is also known as Suraj Lamp's second case. सूरज लैम्प्स 2, क्योंकि फर्स्ट केस जो हुआ था इसका वो 2009 में हुआ था। ठीक है, पहला केस 2009 में हुआ था। ओके, पहले केस में अपेक्स कोर्ट ने क्या हेल्ड किया है, इंटरेस्टिंगली बताते हैं आपको कि जहां पर भी कोई पर्सन जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी साइन कर रहा है कि मान लीजिए मैं एक पर्सन हूं और मैं अपॉइंट कर रही हूं यशिका को, मेरे लिए जितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो सब यशिका मेरे बिहाफ पे खरीद सकती है या बेच सकती है, मेरी जो भी प्रॉपर्टी है उसको। एंड वो जो सेल कर रही है यशिका एज माई पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर, उनके द्वारा की गई सारी सेल इनवैलिड है। ये बात 2009 के जजमेंट में कही गई है कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के अंडर जो भी सेल की जा रही है वो इनवैलिड है, राइट। या फिर कहा जा रहा है अग्रीमेंट टू सेल करने के बाद में जो सेल की जा रही है वो सारी इनवैलिड है। तो अब यहां पर हमारे पास में 2012 का जजमेंट आता है कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नीज जो हैं उनके बारे में ही है, उनसे जो सेल की जा रही है मूवेबल प्रॉपर्टी की, उनको लेकर के कंक्लूसिवली ओपिनियन दे रहा है अपेक्स कोर्ट कि इन्हें रजिस्टर करवाना जरूरी है या नहीं है, या फिर इस तरह की सेल वैलिड है भी अपने आप में या नहीं है। ठीक है, तो इसको लिखिए सूरज लैम्प्स 2 के रेशियो को। इट वॉज हेल्ड दैट, 1 भी लिखवा देंगे, 2 को लिख लो। इट वॉज हेल्ड दैट इट वॉज हेल्ड दैट नंबर ए, इसमें बहुत सारे रेशियोज हैं, अलग अलग चीजें होल्ड की गई हैं। तो सबसे पहले लिखो ए, इमूवेबल प्रॉपर्टी can be lawfully transferred only by a registered deed of conveyance। कन्वेयंस क्या होता है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, जा रही है, तो हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसे कहते हैं कन्वेयंस डीड। अब वो सेल की भी हो सकती है, लीज हो सकती है, या किसी और दूसरे तरीके का कोई ट्रांजैक्शन हो सकता है, उसमें एक कन्वेयंस डीड बनती है। ठीक है, नंबर 2, तो पहली बात तो ये कह रहे हैं कि इंडिया में अब कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी बिना रजिस्ट्रेशन के आप बेच नहीं सकते। ठीक है, ओके, नंबर 2 पे आ जाइए। The general power of attorney says, the general power of attorney, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को आप लोग अब ब्रैकेट में जीपीए भी लिख सकते हैं, क्योंकि बार बार जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी वर्ड्स यूज हो तो उसे बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी सेल्स, जीपीए सेल्स, सेल हो रही है जीपीए से, और सेल बाय अग्रीमेंट टू सेल, और सेल बाय अग्रीमेंट टू सेल, और ट्रांसफर बाय विल, और ट्रांसफर बाय विल।
Do not convey title. Do not convey title. Nor do they amount to. Nor do they amount to a valid transfer. A valid transfer of immovable property. Of immovable property. Full stop. They can be used only. They can be used only for the limited purpose. For the limited purpose of section 53A. Of section 53A TPA, Transfer of Property Act. Full stop. नेक्स्ट लिखिए इसमें, एन अग्रीमेंट टू सेल, थर्ड पॉइंट, सी पॉइंट, एन अग्रीमेंट टू सेल और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जीपीए और विल transactions neither convey any title, neither convey any title nor create any interest, nor create any interest in an immovable property, in an immovable property. Full stop. नाउ इंटरेस्टिंगली, अब जब ये क्लियर हो गया कि ये सारी जीपीए वाली जो सेल्स हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की हुई हैं, ये वैलिड नहीं है। अब मान लीजिए किसी पर्सन ने, क्योंकि ये जजमेंट जो है सबसे पहले 2009 में आया, सेम बात रिपीट की इन्होंने 2012 में, राइट? तो 9 से पहले 8 में किसी ने ये केस आने से पहले कोई जीपीए सेल्स किया हो तो उसका क्या होगा? इनवैलिड हो गया। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अराइज हो गई इनके सामने कि अब वो सारे लोग जिन्होंने इन तरीकों से ट्रांसफर की अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, उन ट्रांजैक्शंस का क्या होगा? तो अपेक्स कोर्ट से इन्होंने कहा 2012 में कि ये पर्टिकुलर 2009 का जजमेंट आप प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करिए, कि जिस दिन पे जजमेंट आया है उसके आगे से जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी की सेल वैलिड ट्रांसफर का अमाउंट नहीं करेगी, अग्रीमेंट टू सेल से वैलिड ट्रांसफर नहीं होगा। ये आप प्रोस्पेक्टिवली करिए, रेट्रोस्पेक्टिवली मत करिए, राइट? बट अपेक्स कोर्ट ने इनकी बात नहीं मानी है, ठीक है? तो अब लिख लीजिए इसको, 2009 के कॉन्टेक्स्ट में जो सूरज लैम्प्स 1 की आपने बात की उसमें क्या बोला गया और उसको 2012 से कैसे अटैच करना है, रिलेट करना है, ठीक है? लिखिए इसमें, इन सूरज लैम्प्स 1, इन सूरज लैम्प्स 1 ब्रैकेट में लिखेंगे 2009 Supreme Court. Okay. It was held that GPA sales and transfer by agreement to sell, transfer by agreement to sell or by will are not legally valid modes of transfer. Full stop. In the 2012 case, it was pleaded that 2009 judgment should be made prospectively applicable. Full stop. However, Supreme Court made it clear
made it clear that the 2009 judgment wherein transactions entered into before the date of judgment in 2009 can be relied upon to apply for regularization of those transfers. Full stop. सो अपेक्स कोर्ट इज सेइंग कि आप लोग सब जाइए, जो भी आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनसे आप रेगुलराइज करवाइए कि हमने पहले जीपीए से किया था, बट 2009 का जजमेंट आने के बाद अब हमें इसको रेगुलराइज करवाना है क्योंकि ये अब वैलिड नहीं माना जाएगा, राइट। सो अपेक्स कोर्ट ने मना कर दिया कि प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन हम नहीं दे सकते, पर इनका इतना यूज रहेगा पुराने ट्रांसफर्स का कि आप जाएं अथॉरिटी के पास में, प्रॉपर लीज या जो भी आपने जिनसे लिया है कन्वेंस, उनको दिखाइए कि ये पहले इस तरह से हमने जीपीए सेल्स या अग्रीमेंट टू सेल से करवाया था, इसको आप रेगुलराइज कर दीजिए, इसको वैलिडिटी दे दीजिए, ठीक है। ये हुआ सूरज लैंप्स की बात। इसका मतलब क्या क्लैरिटी मिलती है कि इंडिया में कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपको खरीदनी है या बेचनी है तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। और अब जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू सेल नहीं की जा सकती, वो वैलिड सेल नहीं कॉन्स्टिट्यूट करेगी, ठीक है, ओके। नहीं, सेल परचेज दोनों इंक्लूडेड है इसमें, है ना। हाँ जी, क्योंकि आप सेल डीड से ट्रांसफर कर सकते हैं किसी चीज को, लेकिन अग्रीमेंट टू सेल से आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो तो अपने आप में इनकम्प्लीट है वो तो अपने आप में, इट्स नॉट अ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट इन इटसेल्फ, ओके। जो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं है, जो प्रॉपर्टी का कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, ये कहना चाह रहे हैं आप। हाँ, तो उस केस में भी कई केसेस में ऐसा होता है जिसको हम यूआईटी कन्वर्टेड प्रॉपर्टी भी कहते हैं, जहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड होती है या फिर ट्राइबल लैंड होती है। अब वो ट्राइबल्स की प्रॉपर्टी कभी रजिस्टर नहीं हुई है, दे हैव नेवर सोल्ड इट, उनके पास जनरेशन से वो प्रॉपर्टी है, नाउ दे वांट टू गेट इट कन्वर्टेड, एंड उसके लिए भी जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी है जिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में वो काम करते हैं, वो कन्वर्ट होने के बाद में उसका रजिस्टर होकर ही वो फर्दर सेल होती है। बिना रजिस्ट्रेशन के वो प्रॉपर्टी भी सेल नहीं हो सकती जो कभी रजिस्टर्ड नहीं थी, अब उसका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। ये तो सुना होगा आप लोगों ने कि एग्रीकल्चरल लैंड की सेल जो है उसको प्रेफर नहीं करते लोग, कि एग्रीकल्चरल लैंड को परचेज नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें इश्यूज आते हैं, आगे चल करके लीगल डिस्प्यूट आते हैं, राइट। तो लोग क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करवाते हैं, और वही कन्वर्जन जो है एक तरीके का उसका रिकॉर्ड बनता है प्रॉपर्टी का कि ये इस पर्सन की है, और फिर वो थ्रू रजिस्ट्रेशन ही सेल होगी, बिना रजिस्ट्रेशन के सेल नहीं हो सकती, ठीक है। नहीं, विल के साथ भी नहीं हो सकता। कई लोग विल में ऐसा क्लॉज अटैच कर देते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर कर रहे हैं इस पर्सन को फॉर सो एंड सो मनी, फॉर सो एंड सो अमाउंट, राइट। अब वो ट्रांसफर बाय विल जो है उसको भी वो नहीं मान रहे हैं वैलिड, क्योंकि नॉन टेस्टामेंट्री और टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट के बीच का जो डिफरेंस है वो आप खत्म कर रहे हैं इससे। आप टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट विल जो है उसको विल ही रखिए, आपको बेचना है अलग से दूसरा डॉक्यूमेंट बनाइए, है ना, इसलिए। नहीं, तब तो कर सकते हैं आप कंसिडरेशन लेकर के, अगर सेल कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं विल से, वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप विल में ही खाली प्रॉपर्टी दे रहे हैं अपनी, तो उस प्रॉपर्टी के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना उस पर्टिकुलर विल का कभी भी कंपलसरी नहीं होता है। अभी आगे आएगा कि विल का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, जो जिसे कहते हैं टेस्टेटर, वो अगर करवाना चाहता है तो वो विल का रजिस्ट्रेशन करवाए, अदरवाइज बिना रजिस्ट्रेशन के विल वैलिड विल मानी जाती है, ठीक है। विल पे आएंगे, अच्छा डिस्कशन है विल का भी। तो यहां तक समझ आया सूरज लैंप्स, सबको क्लियर है?
ओके Subscribe for more content. Subscribe for more content.